Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ओलिक्रैनल बर्साइटिस के बारे में। ओलिक्रैनल बर्साइटिस बेसिकली हमारे एल्बो जॉइंट में होता है, इसलिए ओलिक्रैनल बर्साइटिस के बारे में डिटेल में बात करने से पहले हम जानते और समझते हैं एल्बो जॉइंट के बारे में, उसकी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में और साथ ही ब्लड सप्लाई और इनर्वेशंस के बारे में। एल्बो जॉइंट बेसिकली हमारा एक साइनोवियल जॉइंट होता है जो हमारे अपर लिप यानी हमारे अपर आर्म और हमारे फोर आर्म के बीच में होता है। ये जॉइंट तीन बोन से मिलकर बनता है। ये तीनों बोन्स जब आपस में आर्टिकुलेट करती हैं तब हमारा एल्बो जॉइंट फॉर्म होता है। ये तीनों बोन्स ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना है। ह्यूमरस हमारे अपर आर्म की बोन है, वहीं रेडियस और अल्ना हमारे फोर आर्म्स से आती है। एल्बो जॉइंट को बेसिकली एक साइनोवियल जॉइंट कहा जाता है क्योंकि इसमें जॉइंट स्पेस में हमारे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे जॉइंट के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम किया जा सके और बोनी इरोजन से बचा जा सके। साइनोवियल जॉइंट्स को डाईआर्थरोसिस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ दो तरह के बेसिकली जॉइंट्स आर्टिकुलेट होके बनते हैं। ये जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। जो आर्टिकुलर सरफेस होता है बोन्स का, वो इस जॉइंट पे वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से हायालिन कार्टिलेज से। ये हायालिन कार्टिलेज एक तरह का सेपरेशन की तरह काम करता है और सपोर्टिव स्ट्रक्चर की तरह भी काम करता है। हमारे एल्बो जॉइंट में एक फाइब्रस कैप्सूल होती है जो इस जॉइंट को एनक्लोज करती है, यानी इस कैप्सूल के अंदर बेसिकली हमारा जॉइंट प्रेजेंट होता है जिसकी लाइनिंग साइनोवियल मेम्ब्रेन से होती है। एल्बो जॉइंट को बेसिकली एक फंक्शनली एक हिंज जॉइंट कहा गया। वो इसलिए क्योंकि इसमें मूवमेंट सिर्फ एक प्लेन में हो पाता है या सिर्फ एक एक्सिस में हो पाता है। वो मूवमेंट्स यूनी एक्सियल है, यूनी प्लानर है, इसलिए इसे हिंज जॉइंट से भी क्लासिफाई किया जाता है। जो तीन बोन्स हमारे एल्बो जॉइंट को कंप्राइज करती हैं वो है हमारे ह्यूमरस जो कि अपर आर्म, रेडियस और अल्ना जो कि हमारे फोर आर्म्स की बोन है। इन बोन से बेसिकली दो जॉइंट्स बनते हैं। पहला एक ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनता है जो कि ह्यूमरस और अल्ना के आर्टिकुलेशन से बनता है। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट हमारे ह्यूमरस और रेडियस की आर्टिकुलेशन से बनता है। ह्यूमरो अल्नर जॉइंट हमारे जो ह्यूमरस का डिस्टल एंड है वो जब आर्टिकुलेट करता है, हमारे जो ट्रोक्लियर नॉच प्रेजेंट होती है प्रॉक्सिमल अल्ना में, जब इनसे आर्टिकुलेशन होता है ह्यूमरस के डिस्टल एंड मीडियल एस्पेक्ट के डिस्टल एंड से, तब ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनता है। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें लेटरल एस्पेक्ट यानी कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस, डिस्टल एंड के जो लेटरल एस्पेक्ट है ह्यूमरस का, वो जब आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ रेडियस से,
तब ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनता है। ह्यूमरो अल्नर और ह्यूमरो रेडियल जॉइंट्स एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक हिंज लाइक प्रॉपर्टीज हमारे एल्बो जॉइंट को देते हैं। एल्बो जॉइंट में ही जो अल्ना और रेडियस होती है, इनके जो प्रॉक्सिमल एंड्स होते हैं वो दोनों भी आपस में आर्टिकुलेट करते हैं और जो रेडियो अल्नार जॉइंट है वो फॉर्म करते हैं। सो इसमें इनको एक सेपरेट आर्टिकुलेशन रखा जाता है, ये होता है जो कि हमारे एल्बो जॉइंट के अंदर ही रहता है। सो जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट है वो तब बनता है जब सर्कमफेरेंशियल हेड जो हमारे रेडियस का है वो आर्टिकुलेट करता है हमारे जो रेडियल ग्रूव ऑफ अल्नार, और हमारा जो एन्युलर लिगामेंट है वो इन जॉइंट्स को होल्ड करके रखता है। बेसिकली लिगामेंट का काम ये रहता है कि वो बोन को बोन से कनेक्ट करे और उनको सपोर्ट करे। सो एन्युलर लिगामेंट हेड ऑफ द जो रेडियस होता है उसको ग्रूव में होल्ड करके रखता है। सो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट बेसिकली एक पाइवोट जॉइंट है जिसमें रोटेशनल मूवमेंट हो सकता है रेडियस का अल्ना के ऊपर, जिसमें हम रोटेशनल मूवमेंट्स देख सकते हैं। कुछ इस तरह का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे एल्बो जॉइंट का, जिसमें जो अपर आर्म है उससे हमें ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट करती है हमारे रेडियस और अल्ना से। सो वहां पे एक ह्यूमरो रेडियल जॉइंट और ह्यूमरो अल्नर जॉइंट फॉर्म होते हैं। रेडियस और अल्ना दोनों भी आपस में आर्टिकुलेट करते हैं जो कि रेडियो अल्नर जॉइंट फॉर्म करते हैं। एल्बो जॉइंट के स्ट्रक्चरल एनाटॉमी के बाद अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स में। सो जो बेसिक फंक्शन होता है लिगामेंट्स का वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। इसको याद करने के लिए या इसको हम कभी भूले ना, इसके लिए एक निमोनिक हम याद कर सकते हैं जो होता है बल्ब। बल्ब जैसे BULB है तो उसमें अगर हम यू को हटा दें तो BLB बचता है, यानी बोन लिगामेंट और बोन। सो इससे हम फंक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। सो जो लिगामेंट्स हमारे एल्बो जॉइंट्स में होते हैं उनका बेसिक जो जो नेम उनके हैं वो है अल्नार कोलेट्रल और रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट। ये लिगामेंट्स हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और जो ह्यूमरो रेडियल और ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है इनके बीच की एक आर्टिकुलेशन में भी हेल्प करते हैं। जो अल्नार कोलेट्रल लिगामेंट होता है वो एक्सटेंड करता है हमारी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से और वो टर्मिनेट होता है हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से। ये बेसिकली ट्राइंगुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं। सो ट्राइंगुलर शेप के लिए हमें तीन साइड्स चाहिए। एक साइड यानी एक पार्ट बनता है हमारा एंटीरियर बैंड से, एक पार्ट बनता है हमारा पोस्टीरियर बैंड से, तीसरा पार्ट हमारा बनता है इंफीरियर बैंड से। सो एंटीरियर पोस्टीरियर और इंफीरियर बैंड्स को मिला करके हमारा ट्राइंगुलर शेप का बनता है हमारे अल्नार कोलेट्रल लिगामेंट। रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट, रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट का जो लोअर मोस्ट अटैचमेंट होता है वो हमारे लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस में होता है। सो जो हमारे जो डिस्टल फाइबर्स होते हैं वो हमारे हेड ऑफ द रेडियस को एनक्लोज करते हैं और उसी के साथ साथ जो सुपिनेटर मसल्स होती हैं
और जो एक्सटेंसार कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल है उनको भी एनक्लोज करके सपोर्ट करते हैं। यही एक और लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम एन्युलर लिगामेंट कहते हैं। सो एन्युलर लिगामेंट का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो रेडियस और अल्ना को एक साथ होल्ड करके रखना, उनके जो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं, सो उस आर्टिकुलेटिंग आर्टिकुलेशन में हेल्प करना या उनको होल्ड करके रखना, ये हमारे एन्युलर लिगामेंट का काम होता है। क्वाड्रेट लिगामेंट जो होते हैं वो हमारे जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, और जब भी सुपिनेशन और प्रोनेशन जैसे मूवमेंट होते हैं तब हमारे फोर आर्म्स और हमारे जॉइंट्स में एक कांस्टेंट टेंशन बना के रखते हैं। सो बेसिकली हमारी क्वाड्रेट लिगामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक कांस्टेंट टेंशन डेवलप करने के लिए जब भी प्रोनेशन और सुपिनेशन मूवमेंट हो रहा है हमारे फोर आर्म का। इस इमेज में हम देख सकते हैं तीनों लिगामेंट्स के बारे में, एन्युलर लिगामेंट, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट और लैटरल अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। इनके अलावा एक क्वाड्रेट लिगामेंट भी है जो एक कांस्टेंट टेंशन डेवलप करके रखता है जब सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट होता है फोर आर्म का। ब्लड सप्लाई एंड इनर्वेशन। अभी तक हमने लिगामेंट्स के बारे में बात किया था, अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट के बारे में। सो यहाँ ब्लड सप्लाई बेसिकली एनास्टोमोसिस से होता है, यानी कि ब्रांकी आर्टरीज मिल करके ब्लड सप्लाई करते हैं। सो जो बेसिक हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो है यहाँ पे हमारे ब्रैकियल आर्टरी, प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी, रेडियल और अल्नर आर्टरी। सो हमारी इन चारों आर्टरी से हमारे एल्बो जॉइंट को बेसिकली ब्लड सप्लाई मिलती। तो जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है और उसके दो ब्रांच होते हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी। जो हमारी प्रोफंडा ब्रेकियाई होती है उससे दो ब्रांचेस निकलते हैं, रेडियल कोलेटरल आर्टरी और मिडिल कोलेटरल आर्टरी। ये आर्टरीज एक पास होती है हमारे जॉइंट से और एक एनास्टोमोटिक लूप बनाती है, जिस एनास्टोमोटिक लूप से हमारे जॉइंट्स में ब्लड सप्लाई होती। ये तो हुई हमारे प्रॉक्सिमल एल्बो जॉइंट की। डिस्टल एल्बो जॉइंट में हमारी जो रेडियल आर्टरी है वहां से रेडियल रिकरेंट आर्टरी निकलती है और अल्नर आर्टरी से हमारे जो एंटीरियर और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरीज हैं वो ब्रांच ऑफ होती है। सो रेडियल आर्टरी से हमारी रेडियल रिकरेंट आर्टरी और अल्नर आर्टरी से हमारी एंटीरियर अल्नर कोलेटरल रिकरेंट आर्टरी और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। ये आर्टरीज हमारी एनास्टोमोस होती हैं, हमारी जो ब्रांचेस होती है ब्रेकियल और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरीज आर्म में। सो उनके साथ एक एनास्टोमोसिस बना करके हमारे एल्बो जॉइंट और हमारे आर्म्स में ब्लड सप्लाई करते हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है जो हमारे आर्म्स अपर आर्म्स में भी सपोर्ट हमें ब्लड सप्लाई करती है। फिर हमारी ब्रेकियल आर्टरी है जो कि दो ब्रांचेस में बटी है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। अब हम बात करते हैं मूवमेंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्बो जॉइंट एक हिंज जॉइंट है, यानी इसमें जो मूवमेंट पॉसिबल होता है वो सिर्फ एक प्लेन में हो पाता है, वो मल्टी एक्सियल मूवमेंट नहीं होता, यानी कि सिर्फ एक एक्सिस में मूवमेंट होता है। सो जब भी हमारे एल्बो के मूवमेंट की बात होती है तो वहां सिर्फ
फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट ही पॉसिबल हो पाता है। सो फ्लेक्शन के लिए जब भी हमारे फोर आर्म और आर्म के बीच का एंगल कम होता है, यानी जब हम अपने फोर आर्म को अपने आर्म की तरफ लेके आते हैं, तो इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन मूवमेंट कहते हैं और हमारा जो एंगल होता है वो डिक्रीज होता है। वहीं एक्सटेंशन के केस में जब हम बेंड एल्बो से हम स्ट्रेट करते हैं, तो वो हमारा एक्सटेंशन होता है। और इसमें जो आर्म और फोर आर्म के बीच में जो बनने वाला जो एंगल है वो इंक्रीज होता है। सो ये दोनों मूवमेंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स से सपोर्टेड होते हैं। इस इमेज में हम देख पा रहे हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। सो जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो हमारा जो फोर आर्म है, हमारे जो रेडियस और अल्ना है, उनका मूवमेंट टुवर्ड्स द ह्यूमरस होता है। और जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो क्योंकि फ्लेक्स करने के बाद हमारा एल्बो बेंड है, तो बेंड एल्बो को जब हम स्ट्रेट करते हैं, ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना के बीच का जो एंगल है वो जब इंक्रीज होता है तब हम उसे एक्सटेंशन कहते हैं। अभी तक हमने ओवरऑल बात किया एल्बो जॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं बर्साइटिस के बारे में। बर्साइटिस बेसिकली पेनफुल स्वेलिंग होता है बर्सा का। और बर्सा एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो एक कुशन एरिया की तरह हमारे बोन्स और हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करता है। इस एरिया में जो पैडिंग प्रेजेंट होती है, इससे हमारे जो जॉइंट्स और हमारे जो बोन्स है उनके बीच के जो फ्रिक्शन है उसको डिक्रीज रहता है, यानी फ्रिक्शन कम रहता है। और जो रबिंग होती है, फ्रिक्शन के कारण जो रबिंग होती है वो नहीं हो पाती। इसलिए अगर किसी को बर्साइटिस है तो उसके केस में जो फ्रिक्शन होता है वो बढ़ जाता है। हमारे जॉइंट्स में बहुत सारे बर्सा हैं, लेकिन कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसमें बर्साइटिस होना बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। बेसिकली बर्साइटिस तब होता है जब हमारे बर्सा इरिटेटेड होते हैं ओवर यूज के कारण या एक्सेसिव प्रेशर के कारण। इस एक्सेसिव प्रेशर या ओवर यूज के कारण जो हमारे बर्सा होते हैं वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है और उनमें सडन या ओवर द टाइम फ्लूइड जो बिल्डअप होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। बेसिकली हमारे बॉडी में 150 से ज्यादा बर्सा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे बर्सा में इन्फ्लेमेशन होना या ओवर स्ट्रेस होना कॉमनली देखा जाता है, यानी बर्साइटिस ऐसे जॉइंट्स में कॉमनली पाया जा सकता है। सबसे पहला जो जॉइंट है वो है शोल्डर। सो शोल्डर में सब एक्रोमियल बर्साइटिस देखा जाता है। एल्बोस जिसमें हम ओलिक्रैनल बर्साइटिस देखते हैं और इसी के बारे में हम पूरे वीडियो में बात करेंगे। नीज में हमारा प्री पेटेलर बर्साइटिस या हाउस मेड नी भी हम उसे कहते हैं। फीट में हमारे अलग अलग लोकेशन में बर्सा हो सकता है और उसके लोकेशन के हिसाब से ही उसका नोमेनक्लेचर हो सकता है। हिप्स में हमारे इलियोपेक्टिनियन या ट्रोकैंट्रिक बर्साइटिस होता है। वहीं बटक्स में हमारा स्कियल बर्साइटिस या फिर वीवर्स बॉटम होता है। बर्साइटिस और अर्थराइटिस के बीच का डिफरेंस क्या है? सो अर्थराइटिस और बर्साइटिस वैसे तो दोनों ही जॉइंट्स को इफेक्ट करते हैं, लेकिन अर्थराइटिस के केस में जब भी कार्टिलेज का वेयर एंड टियर होता है या फिर जो स्मूथ लाइनिंग होती है हमारे एंड ऑफ बोन्स में, उनमें अगर वेयर एंड टियर हुआ है जिसके कारण जो डैमेज परमानेंट हो सकता है,
तब हम कहते हैं कि पेशेंट को अर्थराइटिस है। लेकिन जो बर्साइटिस होता है ये शॉर्ट टर्म होता है, इससे परमानेंट डैमेज नहीं हो पाता। और शॉर्ट टर्म होने के साथ साथ इसमें कार्टिलेज में वेयर एंड टियर नहीं होता, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है खुद बर्सा का, जिसके कारण वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलती है और पेन देखने को मिलता है। और इस इन्फ्लेमेशन का जो मेन रीजन होता है वो होता है ओवर स्ट्रेस, यानी कि एक्सेसिव प्रेशर। टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस के बीच में भी डिफरेंस है। जब भी किसी टेंडन ये इन्फ्लेमेशन होता है तो उस इन्फ्लेमेशन का कॉज ओवर यूज है, यानी एक इंजरी के कारण हुआ है, तब हम उसे टेंडिनाइटिस कहते हैं। अगर हमारे बर्सा का इन्फ्लेमेशन हुआ तब हम उसे बर्साइटिस कहते हैं। वैसे दोनों कंडीशंस एक समय में भी हो सकती है, इसीलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक सही एडवाइस तब दे पाते हैं जब वहाँ का लोकल एग्जामिनेशन करते हैं और साथ ही कुछ इमेजिंग टेस्ट भी करते हैं। ओलिक्रनन बर्साइटिस, जैसा कि हमने अपने पिछले स्लाइड्स में बात किया कि हमारे एल्बो में जो बर्सा होता है उसे हम ओलिक्रनन बर्सा कहते हैं। इस ओलिक्रनन बर्सा का जब भी एक्सेसिव इसमें प्रेशर पड़ता है, एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है, तो ये बर्सा इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और उनके जो कुशन होते हैं वो नहीं रह पाते और वहां पे जो फ्लूइड बिल्डअप होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। अगर वर्षा का कोई भी इंफ्लेमेशन हुआ है या स्वेलिंग हुई है तो ऑब्वियसली वहां पे हमें पेन और टेंडरनेस देखने को मिलता है। ओलिक्रनल बर्साइटिस का एक और नाम है जिसे हम स्टूडेंट्स एल्बो भी कहते हैं। तो क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो कंप्यूटर में ज्यादा लोग काम करते हैं वो अपने एल्बोस पर ज्यादा लीन होते हैं और लीन होने के कारण उनका जो टिप होती है एल्बो की वहां पे एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है। और बहुत लंबे समय तक अगर कोई यही चीज करता आ रहा है तो उसके बरसा का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स में ज्यादातर देखा जाता है और स्टूडेंट्स में ये हैबिट होती है कि जब भी वो लेक्चर या क्लासरूम में बैठे हैं तब वो अपने हेड को सपोर्ट करने के लिए अपने एल्बोस पर लीन होते हैं। इसलिए इस कंडीशन को ओलिक्रनल बर्साइटिस के साथ साथ स्टूडेंट एल्बो भी कहा जाता है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि बरसा जो हमारा जो टिप है, जहाँ बरसा है वहां पे रेडनेस देखने को मिल रही है और रेडनेस के साथ साथ जो बरसा है वो इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेम्ड हुआ है। सो इन्फ्लेम्ड होने के कारण वहां पे बर्साइटिस हुआ है। ओलिक्रनल बर्साइटिस बेसिकली ज्यादातर तो हमारे ओवर प्रेशर या ओवर स्ट्रेस के कारण होता है, लेकिन एक ऐसा टाइप ऑफ बर्साइटिस होता है जिसे हम सेप्टिक बर्साइटिस कहते हैं। वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के कारण होता है। सो अगर किसी भी पॉसिबल चांस ऑफ इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन हुआ है बरसा का तो हम ऐसे बर्साइटिस को सेप्टिक बर्साइटिस कहते हैं। जनरली इसके चांसेस बहुत कम होते हैं और जो मैक्सिमम केसेस देखने को मिलते हैं वो हमारे जो नॉर्मल यानी कि नॉन सेप्टिक बर्साइटिस में वही होते हैं और सेप्टिक बर्साइटिस के केसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ओलिक्रनल बर्साइटिस के कॉजेस के बारे में। जैसा कि हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि ओलिक्रनल बर्साइटिस तब होता है जब भी हमारे बरसा में अननेसेसरी या एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है।
सो जो पहला और प्रमुख कॉज होता है वो होता है एक्सेसिव प्रेशर पड़ना, जो कि हमारे वसा के इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी अगर सडन इंजरी हुई है या कोई झटका लगा है, एल्बो में कोई भी जर्क लगा है, तो इसके कारण भी वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है या कोई भी फ्लूइड का बिल्डअप हो सकता है, जिससे हमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। इन्फेक्शन भी एक कॉज होता है सेप्टिक बर्साइटिस का। सो और इस इन्फेक्शन के जो कॉज हो सकते हैं वो वहाँ पे लोकल इंजरी हो सकती है। कोई भी बर्स हमारी जो ओलिक बर्साइट बर्सा है उसके आसपास के एरिया में कोई भी अगर इन्फेक्टेड टिश्यू प्रेजेंट है तो उस टिश्यू के कारण भी इन्फेक्शन स्प्रेड होकर के हमें ओलिक बर्साइटिस क्रिएट कर सकता है। कोई भी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन के कारण, बेसिकली बहुत रेयरली होता है, जो सेप्टिक बर्साइटिस होता है वो या तो इंजरी के कारण होगा या तो इन्फेक्शन के कारण होगा, लेकिन ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन से बहुत ही रेयरली होता है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एल्बो बर्साइटिस का जो कॉज है वो ट्रॉमा होता है। जब भी एल्बो में कोई सडन हिट लगा है, कोई जर्क लगा है या कोई ऊपर से नीचे गिरा है अपने एल्बोस के सहारे, तो हमारे बर्सा स्वेल हो जाते हैं। अगर उनमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ओवर द टाइम बहुत प्रेशर पड़ा है, कोई लीन होता है बार बार अपने एल्बोज पे, तो ऐसे में एक्सेसिव प्रेशर के कारण वहां पे बर्साइटिस हो सकता है। दूसरी और कंडीशंस जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ साथ गाउट, किडनी फेलियर, या इन लोगों में ज्यादा चांसेस और ज्यादा रिस्क होता है पॉप आई एल्बो। पॉप आई एल्बो एक और नाम होता है ओलिक्रैनिक बर्साइटिस का। सो अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट है जिसमें कि यूरिक एसिड का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, किडनी फेलियर है किसी को, तो ऐसे लोगों में हमें बर्साइटिस देखने को ज्यादा मिलता है और इन कारणों से बर्साइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन, जैसा हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि अगर किसी को वहां पे इंसेक्ट बाइट हुई है, कोई लोकल टिश्यू ऐसा प्रेजेंट है जिसमें इन्फेक्शन था, तो वहां से स्प्रेड होके हमारे बरसा में स्प्रेड हो सकता है, जिसके कारण वहां पे जो सैक है उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड का डिपोजिशन हो सकता है और फ्लूइड डिपोजिशन के कारण वहां पे स्वेलिंग हो सकती है या फिर हमें रेडनेस भी देखने को मिल सकती है। कॉजेस के बाद अब हम बात करते हैं ओलिक्रैनिक बर्साइटिस के लक्षण के बारे में कि ओलिक्रैनिक बर्साइटिस के लक्षण क्या होते हैं। बेसिकली हम अपनी पहली स्लाइड से ये बात करते आ रहे हैं कि जब भी किसी को बर्साइटिस होता है किसी भी जॉइंट में, तो वहां पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस देखने को मिलती है। सो पेन एक बहुत ही क्लासिकल सिम्टम होता है, लोकलाइज्ड पेन एक क्लासिकल सिम्टम होता है ओलिक्रैनिक बर्साइटिस का। उसी के साथ स्वेलिंग, यानी कि कोई अगर लंप, हमें वहाँ जो लंप फील होता है, अगर लंप दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ स्वेलिंग है। और ये बेसिकली स्वेलिंग तब होती है जब वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और उस लंप को जब हम टच करेंगे तो वो हमें बहुत टेंडर लगेगा और मूव, और हमारे टच करते ही वो उसमें मूवमेंट भी होगा। सो स्वेलिंग भी एक क्लासिकल सिम्टम है और जो लंप फॉर्मेशन है वो भी क्लासिकल सिम्टम हो सकता है हमारे बर्साइटिस का। लोकलाइज्ड रेडनेस, फीवर, स्वोलन लिम्फ नोड, ये सब तब प्रेजेंट होते हैं अगर हमारे आर्म पिट के जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें अगर स्वेलिंग हुई है,
तो जो लोकल एरिया है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, पेशेंट को फीवर आ रहा है, वहाँ लोकल एरिया में रेडनेस है, तो ये सब तब होते हैं अगर बर्साइटिस जो होता है वो अगर सेप्टिक बर्साइटिस है जो कि इंफेक्शन के कारण हुआ है, तो हमें ये सब सिम्टम्स जो कि रेडनेस, वार्म, फीवर, swollen lymph node ये सब देखने को मिल सकते हैं। स्वेलिंग, जैसा कि हमने बात किया था अपने पिछले स्लाइड में कि जब भी कहीं भी जब भी हमारे पर्सा में एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, तो वहां पे लोकल एरिया में स्वेलिंग हो जाती है। और ये स्वेलिंग धीरे धीरे अगर अनट्रीटेड रह गया बर्साइटिस तो ये स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पेन, एक्सेसिव प्रेशर पड़ने के कारण अगर हमारे बर्सा में एक्सेसिव प्रेशर पड़ रहा है तो पेन भी ज्यादा होता है। लेकिन जब भी हम एल्बो का एक्सटेंशन मूवमेंट करते हैं यानी हम एल्बो को एक्सटेंड करते हैं तो हमें वहां पेन फील नहीं होता है। और कुछ लोगों में तो ये भी देखा जाता है कि चाहे वो फ्लेक्शन कर रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं, उनमें किसी भी तरह का पेन जैसे सिम्टम नहीं होते। लेकिन जब हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तब पता चलता है कि एक्चुअल में पेशेंट को बर्साइटिस है। रेडनेस या वार्म, अगर उस इन्फेक्शन किसी भी इन्फेक्शन के कारण बर्साइटिस हुआ है तो लोकल एरिया जो है हमारा, जो बर्सा के नियर अराउंड रीजन है, एल्बो रीजन है, उसमें हमें जो रेडनेस देखने को मिलेगी और वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो हमारे बाकी बॉडी पार्ट से ज्यादा होता है। टेंडरनेस, एज यूजुअल हमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी और जैसे वो जो लंप होगा वो लंप टच करते ही उसमें मूवमेंट होगा। पस, इन्फेक्टेड बर्सा में हमें पस देखने को मिल सकती है जो कि हमारे येलोइश या व्हाइटिश कलर का थिक क्लाउडी फ्लूइड होता है। तो ये हमें तभी देखने को मिलती है अगर जो बर्सा है वो किसी भी इंफेक्शन के कारण हुआ है या सेप्टिक बर्साइटिस। रिस्क फैक्टर्स, हमने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर लिया, हमने बात कर लिया कॉजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग होते हैं या ऐसे क्या फैक्टर होते हैं जिनमें अगर जो किसी में प्रेजेंट है तो उसको बर्साइटिस होने का खतरा ज्यादा होता है। एजिंग, जैसे जैसे एज आगे प्रोग्रेस करती है तो बर्साइटिस का खतरा बढ़ता जाता है। ऑक्यूपेशन या हॉबी, जैसे कोई अगर गार्डनिंग करता है, पेंटिंग करते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या जिसमें भी ऐसा ऑक्यूपेशन है या ऐसा हॉबी है जिसमें एल्बो का बहुत फ्रिक्वेंट रेपिटेटिव मूवमेंट होता है और उस रेपिटेटिव मूवमेंट के कारण हमारे बर्सा में एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर के कारण या उस प्रेशर के कारण ही बर्सा होता है, बर्साइटिस होता है। तो बर्साइटिस ऐसे लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है जिनकी एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसमें एल्बो का बहुत फ्रिक्वेंट मूवमेंट देखने को मिलता है। अदर मेडिकल कंडीशन, अगर किसी को अर्थराइटिस है या इसको ओवरवेट है तो हमें एल्बो में तो कम बाकी जॉइंट्स में हमें बर्साइटिस देखने को ज्यादा मिलता है। प्रिवेंशन, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि बर्साइटिस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो जब भी कोई भी अगर हमें ऐसा काम करना है कि जिसमें एल्बो में ज्यादा हमारे स्ट्रेस आएगा तो हमें एल्बो पैड्स यूज कर लेना चाहिए। या फिर अगर कोई भी हमें हैवी लोडिंग से बचना चाहिए, अपने जो शोल्डर्स है, अपने जो एल्बोज है, इनमें बहुत ज्यादा कोई लोड लेने से, हमें स्ट्रेस देने से बचना चाहिए। कोई भी अगर हम लीनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं यानी कि हमारे एल्बोज पे हम लीन हो रहे हैं
सो हमें बहुत एक फ्रिक्वेंट हमें ब्रेक्स लेना है। उस फ्रिक्वेंट ब्रेक से हमारा जो बर्स वो रिलीज हो जाते हैं और वो वापस से अपने पोजीशन में आ जाते हैं। तो उनमें जो एक्सेसिव प्रेशर भी रहता है वो भी रिलीज हो जाता है। कोई भी तरह का बरसा मेंटेन मैनेज किया जा सकता है अगर बॉडी का जो वेट है वो हेल्दी। सो हमें एक्सेसिव वेट पुट ऑन करने से बचना है। उसी के साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वार्म अप और स्ट्रेचिंग करनी है, जिससे हम अपने जॉइंट्स के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकें। और वार्म अप और स्ट्रेचिंग से हम अपने मसल्स में इनफ फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सके, जिससे उनमें कोई भी सडन स्ट्रेन आने से या सडन स्ट्रेच आने से उनमें कोई भी वेयर एंड टियर ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया ओलिक्रैनन बर्साइटिस पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।